नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि कृषि दर्शन में आपके लिए समसामयिक जानकारी लेकर आएं। जी हाँ किसान भाइयों, इस समय चने की फसल जो है वो अब अपनी विकास की अवस्था में है, लेकिन यही एक समय ऐसा भी होता है जब कीट और रोग इसमें आक्रमण करते हैं। सही समय पर सही प्रबंधन हमारी फसल को एक अच्छे उत्पादन की ओर लेके जा सकती है और हम खेती को एक लाभ का व्यवसाय बना पाते हैं। इसीलिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कि आप अपने खेती के बारे में, चने के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकें। हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर धनंजय कठल को, जो प्राध्यापक हैं, सहायक प्राध्यापक हैं कृषि महाविद्यालय पवारखेड़ा में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार। नमस्कार। सर, चने की जो खेती है इस समय जी विकसित अवस्था में है, तो इस समय कौन कौन से रोग हैं जो हमारी फसल को नुकसान कर सकते हैं? चने की अभी की यदि मैं बात करूं तो कुछ किसान भाइयों ने अभी चना लगा चुके होंगे। अभी नवंबर का वक्त चल रहा है, कुछ किसान भाई अभी लगा चुके हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले लगाई होगी, कुछ की अवस्था 15 दिन, कुछ की 1 महीने भी हो सकती है। लेकिन कुछ किसान भाई होते हैं जो, जैसे जबलपुर वाला रीजन है कि मटर के बाद वो चना भी लगाते हैं। हाँ। तो ये जनवरी तक चना चल सकता है। हमारे विश्वविद्यालय से कई प्रकार की प्रजातियां हैं जो लेट तक लगा सकते हैं। तो हाँ, ये अभी जो समय चल रहा है उसमें हमारे यहाँ किसान भाइयों के कई बार फ़ोन भी आते रहते, कई प्रकार के रोग और कीड़ों का प्रकोप हो रहा है। जैसा कि आपने बताया, कुछ हमारे किसान भाइयों ने लगा लिए हैं चने और कईयों ने लगा रहे हैं। तो जिन्होंने लगा लिए हैं तो वो उनके लिए कौन कौन से हानिकारक रोग हैं? अभी कौन सा समय है उनके लिए? देखिए, अभी जो जिन किसान भाइयों ने अभी लगा चुके हैं उनको अभी एक रोग बहुत सता रहा है। खासतौर से उसको उगरा रोग बोलते हैं। हम अपनी वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो यह विल्ट रोग बोला जाता है। यह एक फफूंद जनित बीमारी है जो बीज के या भूमि के माध्यम से हमारे पौधे को रोगित करता है। जी हाँ। और एक बार यदि ये रोग आ जाता है तो उसके बाद कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए तो हम पहले से ही तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे किसान भाई अभी जो लगाने वाले हैं, तैयारी हम बीजोपचार से ही शुरुआत होती है। यदि कोई रोग आ जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद हम कोशिश करें तो थोड़ा मुश्किल होती है ना। और अभी यदि हम बात करें तो वैसे चने में 3 प्रकार के प्रमुख रोग आते हैं। एक तो अभी जैसे मैंने पहला बताया आपको, उकटा रोग आता है। यह चना लगाने के 1 महीने बाद तक आपको ज़्यादातर देखने को यह मिलता है। अगर उकटा रोग लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि उकटा रोग का प्रकोप हो रहा है, तो किसान भाई क्या करें? देखिए, यदि उकटा रोग का आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे खेत में उकटा रोग आने वाला है, तो आप देखेंगे खेत में ये और प्रकार की बीमारियों जैसा नहीं होता। एक पट्टे के पट्टे या छोटा छोटा एक खेत का जो छोटा छोटा एरिया होता है, वहाँ पर यह उकटा रोग देखने को मिलता है। किसान भाई हमारे यहाँ क्या, पानी लगाने का तरीके कई प्रकार के हैं। यदि उन्होंने ढलुआ पानी लगाया और खेत में यदि पानी भरा है तो आपको ज़्यादातर जहाँ पर खेत का ढालू क्षेत्र होता है वहाँ पर ज़्यादातर यह उकटा रोग देखने को। तो हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर पानी दे रहे हैं तो पानी पूरा निकल जाए, रुक ना पाए, नहीं तो उकटा रोग लगने की ज़्यादा संभावना लगती है। अगर लग गया है तो क्या उपचार कर सकते हैं? देखिए, यदि लग गया है तो आप कोशिश करें कि उस एरिया में पहले तो उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जड़ों को, इसकी पहले एक्चुअली क्या पहचान होना ज़रूरी है। क्या पहचान है? मैं इसको पहचान बताना चाह रहा हूँ आपके प्रोग्राम के माध्यम से। यदि किसान भाई जैसे ही हमारे खेतों में जाते हैं और आप देखते हैं कि पत्तियाँ एकदम से मुरझाई हुई, पौधा लटका हुआ दिखाई देता है। जब पौधा, जबकि आपने पानी दिया है, मृदा में नमी है, लेकिन पौधा लटका हुआ है ना, तो ऐसी अवस्था में हम कैसे पहचान करें? तो पहचान के लिए हम पौधे को, उसको उखाड़ कर देखना पड़ता है। उखाड़ कर आप जब देखेंगे तो आपको जड़ें तो मुलायम दिखेंगी, लेकिन जैसे ही जड़ों को आप फाड़ कर देखेंगे तो उसके बीच में एक काली धारी दिखाई देती है। और जैसे हम पौधा उखाड़ते हैं और पानी से यदि धोते हैं तो आप देखेंगे कि
ऊपर से भी हम देखें तो लंबी लंबी धारियां दिखाई देती हैं। तो ये उकटा रोग की पहचान शुरुआती हो सकती है। जी। पहली पहचान कि पत्तियों का लटका हुआ होना, मुरझा गया दिखेगा जी, चेहरा। मुरझाया हुआ दिखेगा। दूसरी पहचान है कि हम उसका कंफर्मेशन कैसे करें। जी जैसे बिल्कुल। तो कंफर्मेशन के लिए है कि पौधे को उखाड़कर उसकी जड़ को फाड़कर देखें, यदि उसमें बीच में काली धारी है तो वो समझ लीजिए उकटा रोग आ चुका है। उसके लिए हम कंट्रोल की यदि आप बात कर रही हैं तो उसके लिए हम बायो कंट्रोल का प्रयोग कर सकते हैं। कि हम बायो कंट्रोल में हम चाहें कि ट्राइकोडर्मा विरिडी आता है, उसको गोबर की खाद में हम मिलाकर और खेत में जहाँ नमी है, ये नमी होना अति आवश्यक इसलिए है कि ट्राइकोडर्मा विरिडी भी जो है वो भी एक तरह का फफूंद है। जी। बायो कंट्रोल है, बायो से बायो का है, जी। तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है। जी, अगर आपने बताया है कि हम ट्राइकोडर्मा का यूज़ करते हैं जी। और अब हमारी आगे और कोई रोग ना लगे, इसके लिए हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं किसान भाई? किसान भाइयों को यह क्या होता है कि जो मृदा जनित या बीज जनित बीमारियां होती है, यदि बीज ही खराब आया है तो फिर उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो उसकी शुरुआत आपको सबसे पहले करना चाहिए। यदि मैं सबसे पहली बात करूं तो जो किसान भाई अभी लगाने वाले भी जी हैं, हैं। तो हमारे विश्वविद्यालय से बहुत सारी ऐसी उग्रारोधी किस्में निकली हुई हैं कि जैसे जेजी 14 है, जेजी 12 है, अभी बिल्कुल नई किस्में हैं जो उग्रारोधी किस्में हैं। इनमें उग्रा आने की संभावनाएं कम होती हैं। हमारे विश्वविद्यालय से बहुत सारी ऐसी निकली हैं जैसे जाके 92 18 है, जेजी 11 है, जेजी 16 है, जेजी 130 है। ऐसी बहुत सारी ऐसी किस्में जो कि उग्रारोधी किस्में, ऐसे बीजों का चुनाव आपको करना चाहिए। प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड आपको खरीदना चाहिए और लगाना चाहिए, नया बीज लगाना चाहिए। नया बीज लगाना चाहिए, आपने जिस तरह बताया। डॉक्टर साहब, अभी आप बता रहे हैं, हम चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई अभी चना लगाने जा रहे हैं, बीज उपचार जरूर करें। बिल्कुल। बीज उपचार की सही विधि क्या और इसका क्या फायदा मिल सकता है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है, किसान भाइयों को अति आवश्यक है। जैसे अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे, चर्चा में था कि उग्रा रोग आ गया। किसान भाई, हमारे किसान भाई क्या घर का ही बीज ज़्यादातर प्रयोग करते हैं और दूसरा उसका बीजोपचार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भाई मौका भी मिला, हमारा बीज ही काम चलेगा। जी 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 जी। तो सबसे पहला काम तो आपको बीजोपचार करना अति आवश्यक है। जैसे ही आपने अपना घर का बीज हो चाहे अपन नया खरीद कर लाए, आप अपने तरीके से बीजोपचार करें। उसमें आप जैसे कार्बेंडाजिम एक फफूंद नाशक होता है, उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उसको बीजोपचार करें। दूसरा, मैं चने में एक बात और करूँगा कि चने में राइजोबियम का प्रयोग बहुत कम भाई लोग करते हैं। राइजोबियम का प्रयोग करना चाहिए। जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं उसमें यदि राइजोबियम कल्चर का हम प्रयोग करते हैं तो जड़ों में आप देखेंगे कि एक गांठें बन जाती हैं और उसमें वातावरण से सीधे वो नाइट्रोजन को खींचकर पौधे को देती हैं। आपने राइजोबियम कल्चर के बारे में बात की डॉक्टर साहब, तो इसकी सही विधि क्या है? इसको कैसे हमारे किसान भाई करेंगे? देखिए, राइजोबियम हमारा बीजोपचार की जो सही विधि है कि हम बीज को एक छांव वाले स्थान में प्लास्टिक पॉलीथीन बिछाकर बीज को रखें, उसमें हल्का सा पानी उसको गीला करें, छिड़क दें और उसके बाद हम पहले फफूंद नाशक का डालकर उसको अच्छे से मिलाएं, जिससे उसका एक कोटिंग हो जाए या एक लेवल बन जाए उसका। फिर हम बात करेंगे कि कई जगह पर इसमें कीड़ों की भी समस्याएं आती हैं, तो उसके बाद जब वो सूख जाए बीज, फिर उसके बाद हम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल। इंसेक्टिसाइड डालने के बाद जैसे रस चूसक कीड़े होते हैं उसमें थायोमेथेक्सेम का प्रयोग किया जाता है। उसका प्रयोग करना, जब हमने बीजोपचार किया उसके बाद फिर उसको सूखने देंगे। फिर उसके बाद हम राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करेंगे। राइजोबियम कल्चर हमने ये पाउडर फॉर्म में होता है, उसका एक हल्का सा घोल बनाया, इतना घोल बनाया कि हमारा बीज में सिर्फ एक लेप लग जाए, जैसे हम शरीर में तेल लगाते हैं उसी प्रकार आप समझ लीजिए बीजों में हमने कोटिंग करते हैं। ठीक है, तो यदि ये ऐसा करते हैं तो किसान भाई मेरे हिसाब से आपकी खाद की जो मात्रा है वो भी शायद कम ही लगेगी। जी।
मतलब हमने जब बीज ही अच्छा कर लिया तो रोग लगने की बिल्कुल, संभावना बिल्कुल, बिल्कुल। कम हो जाती है। बहुत ही कम हो आपने जाती अभी बात की थी बीज जनित रोग और जी। भूमि जनित रोग। जी, जी, जी। अभी तो हमने बात की बीज जनित रोग की। बिल्कुल, बिल्कुल। भूमि जनित रोग कौन से होता है? देखिए इसमें ना चने में वैसे पूरी फसल में 3 प्रकार के रोग आते हैं। मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से इसलिए बताना चाह रहा हूँ जी। कि चने की कभी भी समस्या आती है, मेरे पास कई प्रकार के कृषि विकास अधिकारियों के फ़ोन आते हैं, किसानों के आते हैं, तो वो बोलते हैं उकटा लग गया था। जी। उकटा नहीं, हर रोग के अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। जी। चना आपने लगाया आज, तो चना लगाने के 1 महीने तक, आज चने को हमने बोनी की है तो उसके 1 महीने तक आप ज़्यादातर देखेंगे कि चने में विल्ट का प्रकोप आता है। विल्ट यानी ओगरा रोग का। जी। ओगरा रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम कर एक फंगस होता है जिसकी वजह से आता है। जी। यह शुरुआत के 1 महीने, लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं जब ठंड और गर्मी का सीजन बीच का आता है थोड़ा सा, संक्रांति जब का समय। हाँ जी, हाँ जी, जब टेम्परेचर बदलता है जनवरी के समय, जी, जी। तो आप देखेंगे पौधे के पास जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि पौधे के चारों ओर मिट्टी वाला भाग और जो मिट्टी से लगा हुआ तने का भाग है, जी। उसमें आप सफ़ेद सफ़ेद कलर के फफूंद देखने को फफूंद आपको देखने मिलते हैं। सफ़ेद सफ़ेद कलर की, और यदि हो सकता है ज़्यादा समय का हो जाए तो उसमें मस्टर्ड मतलब हमारे राई के दाने के समान भूरे भूरे रंग के वहाँ पर उसके फ्रूटिंग बॉडी यानी स्क्लेरोशियम बन जाते हैं। यदि गलती से स्क्लेरोशियम बन गया तो वो 40 साल तक उस ज़मीन में रह सकते हैं। बाप रे। इस बात का ध्यान रखें हमारे इस बात का किसान ध्यान भाई। रखें जी। कि जैसे ही आपको यदि वो सफ़ेद फफूंद दिखाई देती है तो वो समझ लीजिए वो होता है स्क्लेरोशियम रोल ऑफ साई कर एक फफूंद होती है, जिसकी वजह से उस रोग को हम बोलते हैं कॉलर रॉट, जी। यानी कॉलर रीजन में, नेक रीजन में वह रोग आता है। जी। तीसरी अवस्था की मैं बात करूं, जब चना घेंटी पा जाता है, घेंटी से मतलब होता है जब चने में फल लग जाते हैं और फल लटक जाते हैं, जी। उस समय भी यह रोग देखने को मिलता है कि एकदम से ये पौधा सूख गया। हमारा बाकी पौधे तो ठीक है, लेकिन कुछ पौधे हमारे ऐसे हैं कि एकदम से सूख गए, पता नहीं क्यों सूखे, रोग है, ये विल्ट आ गया। वो विल्ट नहीं है, वो भी विल्ट का ही एक प्रकार है जो भी फफूंद जनित है, लेकिन वह राइजोक्टोनिया की वजह से होता है। राइजोक्टोनिया भी एक प्रकार का फफूंद है जिसकी वजह से वो रोग आता है। पहचान सब तीनों प्रकार के रोगों में हर किसान भाई हमारे बोलते हैं विल्ट लग गया, जी, जी। लेकिन ये तीनों अलग अलग अवस्था के अलग अलग फफूंदों की वजह से आते हैं। इन तीनों का अलग अलग समय पर अलग अलग कंट्रोल होता है। इन तीनों रोगों से यदि बचना है तो सबसे पहला काम आपको बीज का चयन करना बहुत अति आवश्यक है। जैसा कि अभी आप चर्चा कर ही रहे थे कि ओगरा रोधी किस्में हैं, ये इन किस्मों का ही चयन करना चाहिए। मतलब अगर हमने शुरू में सतर्कता रखी, सावधानी रखी, तो आगे चल के ये रोग नहीं होंगे। लेकिन ये 3 तरह के रोग हैं जो सबसे ज्यादा चने को प्रभावित करते हैं। हम कीट की बात कर रहे थे, रोग प्रबंधन की बात कर रहे थे। आजकल जैव उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग होता है। जैव उर्वरक कौन से हैं, कैसे इस्तेमाल करें हमारे किसान भाई, जिसके कारण उन्हें ये कीट और रोग व्याधि से उन्हें राहत मिल सके? देखिए, जैव उर्वरकों का हम प्रयोग करते हैं, मतलब हम जितने बायोपेस्टिसाइड्स की हम बात कर रहे हैं, तो बायोपेस्टिसाइड का हम प्रयोग यदि करते हैं तो जैसे चने में इल्ली का एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या आती है। इसमें भी 2-3 प्रकार की इल्लियाँ आती हैं। एक तो चने के जब घेटियाँ बन जाती हैं, यानी फल बन जाते हैं, फल के अंदर घुसकर वो उसका चना खा लेती हैं, दूधियावस्था में ही खा लेती हैं। दूसरा, कुछ जब हमारा चना बढ़वा ले रहा होता है, जैसे अभी जो किसान भाइयों ने अभी चने की बोनी की और 1 महीने की हो गई होगी, उनके यहाँ पर भी इल्ली का प्रकोप हो गया होगा। एक कुबड़ बनाकर एक इल्ली चलती है, अपनी पीठ को ऊपर करती हुए, उसको हम सेमी लूपर बोलते हैं। तो सेमी लूपर जो इल्ली रहती है वो ज़्यादातर पत्तियों को ज़्यादातर खाती है और कोमल डंठलों को खाती है। तो ऐसी अवस्था में जैसे ही हमें इल्ली देखने को मिली, हमें तुरंत स्प्रे करना चाहिए, फर्स्ट थिंग, पहली बात तो ये। दूसरा, चने में एक दीमक की समस्या भी बहुत आती है। क्यों? क्योंकि चने के जब हम भूमि तैयार कर रहे हैं तो उस समय हम जनरली गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं कि हमारा ज़मीन में नमी ज़्यादा रहेगी, उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो कई किसान बंधु हमारे क्या कच्ची अर्ध सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देते हैं। यदि ऐसी अवस्था यदि अर्ध सड़ी हुई गोबर की खाद यदि उन्होंने डाली तो दीमक की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि दीमक को सबसे ज़्यादा
गोबर ही पसंद आता है और जी। उसमें तुरंत ही एकदम से दीमक जी, देखने को बिल्कुल। मिलती है। मतलब हम अच्छा करने जा रहे हैं और जी। वहां हमें नुकसान हो जाता बिल्कुल। है, तो हम अगर खाद का उपयोग कर रहे हैं हमारे किसान बिल्कुल। भाई, तो पूरी पकी हुई बिल्कुल। सड़ी गोबर की खाद बिल्कुल, उपयोग बस करना थोड़ी है। सी सावधानी है, उससे है ना वो दीमक की समस्या से दूर हो जी। जाएंगे वो जी, काफी बिल्कुल हद तक। बिल्कुल। जी। आपने जैसे इल्ली की बात की है, जी। कई बार हमने खेतों में भी देखा है पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं असमय, हाँ। वो क्यों होते हैं उसके बारे में बताएं। पत्तियां पीली जो पड़ती हैं वो रोगों की वजह से पड़ती जी। हैं, लेकिन यदि कीटों की अपन बात करें तो कटा पिटा इस टाइप का हमें खेत में सिम्टम दिखाई देता है। यदि पत्तियां पीली पड़ी हैं यानी पत्तियों को, पौधों को कुछ ना कुछ बीमारी आई है जिसकी वजह से वो मुरझान आ रही है उसमें, है ना, वो अपने पत्तियां पीली पड़कर ये शो कर रही है कि मेरे को बीमार हो गई हूँ मैं, है ना। तो इसके लिए हमारे किसान भाई सतत निगरानी रखें। सतत निगरानी बहुत अति आवश्यक है। जी। और जहाँ तक ये इल्लियों का हम रोकने की यदि हम बात करें तो इल्लियों को हम कई प्रकार से रोक सकते हैं। जैसे कि हम बोनी जब कर रहे हैं, मैंने बताया आपको चना में वैसे तो बोनी और टाइम पर यदि सोइंग हो गई है तो काफ़ी हद तक आप रोगों से बच सकते हैं, काफ़ी हद तक आप कीड़ों से बच सकते हैं। यदि आप बोनी के तरीके को थोड़ा सा बदल दें, जी। तरीके से मतलब ये है कि आप चने की यदि बोनी कर रहे हैं तो कई हम लोगों के यहाँ अनुसंधान भी होता रहता है। जी। अनुसंधानों में कई बार ये चीज़ें निकल कर आई हैं कि चने की 10 लाइनें लगा दी हमने, इंटरक्रॉपिंग यूज़ की हमने, चने की 10 लाइन लगा दी, 2 लाइन अलसी की लगा दी, तो उससे भी हम जो रोग आने वाले हैं उन रोगों से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। बहुत बढ़िया, है ना। जैसे यदि ये मैं एक बात करूँगा कि अलसी लगा दी, सरसों लगा दी, 10 लाइनें हमने चने की लगाई, 2 लाइनें सरसों की लगा दी। अब सरसों और चने में ये फर्क आता है कि सरसों पहले कट जाती है और चना थोड़ा देर में आता है। तो उसमें हमें इल्लियों को मारने के लिए बर्ड पर्चर का प्रयोग नहीं करना पड़ता। चिड़िया आएंगी, सरसों के डंठल पर बैठ जाएंगी और इल्लियों को देखकर वो मतलब कि वो सीधे इल्ली देखिए वो चिड़िया उसको खाएगी, तो एक तरह का प्राकृतिक निदान हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरकीब भी है कि इंटरक्रॉपिंग में आप सरसों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब फसल चक्रण को अपनाकर भी हम इस कीट प्रबंधन कर सकते हैं। फसल को सिर्फ बोने का तरीका बदल दें। बोने का तरीका बदल। दूसरी यदि हम मैं बात करूं इल्लियों को कंट्रोल के लिए, अब चने का पौधा होता है सॉफ्ट हमारा, हम उसको उसके साथ यदि हम कोई टेप क्रॉप लगाएं, टेप क्रॉप से मतलब ये होता है कि इल्ली का यदि प्रकोप हुआ तो इल्ली चना खाने से पहले कुछ दूसरी फसल को खा ले, जिससे हमारा चना बच जाए और दूसरा फसल का कोई दिक्कत, भ्रम पैदा करना बहुत सही शब्द का प्रयोग किया आपने, भ्रम पैदा करना। तो इसके लिए में हम गेंदे की चारों ओर बॉर्डर लगा दें यदि, तो चने को जो इल्ली आने वाली है वो ना खाकर वो गेंदे को खाएगी और हमारा चना बच जाएगा। मतलब डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, और कहना चाहिए कि बिल्कुल व्यवहारिक जानकारी दी है। समय का सही प्रबंधन हो, थोड़ा सा तकनीक का हम इस्तेमाल करें और सजगता और सतत निगरानी रखें तो चने की फसल हम बहुत अच्छी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, इसका हमारे किसान भाई लाभ लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। किसान भाइयों, आप देखिए खबरें खेती की और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचारों पर। किसान खेत पाठशाला 2020 का आयोजन, IARI ने गेहूं की नई वैरायटी इजाद की, किसान दलहनी फसलों को दाल बनाकर बेचें, लेमन ग्रास की बढ़ रही मांग और पौधों में लगने वाले रोग और उनकी रोकथाम। और चलिए अब समाचार विस्तार से। किसान खेत पाठशाला 2020 का आयोजन कमिश्नर भोपाल की अध्यक्षता में हुआ। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर भोपाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी SDM बैरसिया, संयुक्त संचालक कृषि, उप संचालक पशुपालन, उप संचालक मत्स्य, दुग्ध संघ एवं जिले के प्रशासनिक अधिकारी, कृषि विभाग, कृषि यंत्रीकरण विभाग व कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल ने इसमें हिस्सा लिया। ग्रामीण स्तर पर कृषि योजनाओं को प्रचारित करने के लिए मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI इंदौर ने गेहूं की नई वैरायटी इजाद की है। इसे प्रमाणित करने के लिए सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी CVRC में जमा किया गया है। इसे किसानों तक पहुंचने में लगभग 1 साल लगेगा। IARI के प्रधान वैज्ञानिक SB साईं प्रसाद ने बताया कि इस गेहूं में गेरुआ व करनाल बंट रोग की आशंका भी कम रहती है। IARI ने वाराणसी वर्कशॉप में HI 8777 वैरायटी आइडेंटिफाई की थी। इसे पूसा HI 8777 नाम दिया गया। अन्य गेहूं की अपेक्षा ये किस्म चमकदार और आकर्षक है। इसकी विशेषता है कि इसमें बीटा कैरोटीन, आयरन, जिंक व प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, जो एनीमिया से बचाने के साथ साथ मनुष्यों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। बीटा कैरोटीन सनबर्न कम करने और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक है। बताया जा रहा है कि पूसा 8777 समुद्र तटीय क्षेत्रों जैसे कर्नाटक व महाराष्ट्र में भी अच्छी पैदावार देगी। वहीं मध्य प्रदेश के ऐसे किसान जिनके पास पानी की कमी है, वे 1 या 2 बार की सिंचाई में 40 से 45 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इस फसल को 105 दिन में काटा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र उमरिया के वैज्ञानिकों द्वारा मिनी दाल मिल आधारित कृषक उत्पादक समूह गठित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य दलहनी फसलों की उपज को दाल बनाकर बेचना है। इससे किसान की आय सीधे दोगुनी हो जाएगी। मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य उमरिया जिले में दलहनी फसलों का रकबा 30,000 हेक्टेयर है। यहाँ दलहनी फसलों में तुअर एवं चना मुख्य रूप से उगाई जाती है। इसके साथ साथ उड़द, मसूर, मटर एवं ग्रीष्मकालीन मूंग भी कृषकों द्वारा ली जाती है, जिसका उत्पादन 25,000 टन के लगभग होता है। कृषक द्वारा यदि दलहनी फसलों की उपज को मिनी दाल मिल द्वारा प्रसंस्कृत कर दाल बनाकर बाजार में बेचा जाता है तो 150 से 200 करोड़ रुपए मूल्य कृषकों को प्राप्त होगा, जो 1.5 से 2 गुना ज्यादा होगा, जिसका लाभ सीधे कृषकों को अपने समूह के माध्यम से होगा। जिस उपज को कृषक बाजार में 5,000 रुपए प्रति क्विंटल बेचते हैं, मिनी दाल मिल मशीन के उपयोग से दाल बनाकर 9,900 रुपए प्रति क्विंटल दाल के रूप में विक्रय किया जा सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत विद्यार्थियों में लेमन घास पर उद्यमिता विकास को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। राष्ट्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान लखनऊ के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण में मुख्य अतिथि डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौर, कुलपति महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने बताया कि विश्व में लेमन घास के तेल का उत्पादन लगभग 1,000 टन है तथा भारत में इसका उत्पादन 250 टन होता है। कोविड-19 के बाद लेमन घास के उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। विद्यार्थी किसानों के साथ कार्य कर लेमन घास का उत्पादन कर, प्रसंस्करण कर तेल, साइलेज, ऑर्गेनिक सल्फर तथा अन्य रासायनिक तत्वों को प्राप्त कर पैकिंग और मार्केटिंग कर सकते हैं। साथ ही लेमन घास पर तकनीकी कौशल के साथ साथ तेल निकालने की मशीन की जानकारी लेना तथा प्रोजेक्ट बनाकर नाबार्ड तथा ऋण प्रदाता एजेंसी से संपर्क कर स्वयं के बिजनेस की शुरुआत भी कर सकते हैं। लेमन घास का तेल बाजार में 1200 से 1550 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में लेमन घास की प्रति हेक्टेयर लागत को कम करने के तरीकों के बारे में बताया गया तथा आर्थिक लाभ को बढ़ाने हेतु विधियों की विस्तार से चर्चा की गई। आलू के पौधे में कई तरह के रोग देखने को मिलते हैं, जिनकी रोकथाम उचित समय रहते करने से पौधों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। अगेती अंगमारी पौधों पर इस रोग का प्रकोप पौधों के विकास के वक्त देखने को मिलता है। पौधों पर यह रोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। इस रोग के लगने पर पौधे की शुरुआती नीचे की पत्तियों पर भूरे रंग के कोणीय धब्बे बनने लगते हैं। रोग के बढ़ने पर पौधा कुछ दिन बाद सूखकर नष्ट हो जाता है। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों पर इंडोफिल या फाइटोलान की उचित मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। ब्लैक स्कर्फ रोग आलू के पौधों के अंकुरण के बाद किसी भी वक्त ये दिखाई दे सकता है। इस रोग के लगने पर पौधे पर काले रंग के उठे हुए धब्बे दिखाई देते हैं, जिनका प्रकोप बढ़ने पर पौधे नष्ट होकर सूख जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बीजों को कार्बेंडाजिम की उचित मात्रा से उपचारित कर लगाना चाहिए। पछेती अंगमारी का रोग पौधों पर फफूंद की वजह से फैलता है। इस रोग के लगने पर पौधे की पत्तियों के किनारों पर भूरे धब्बे बनने लगते हैं, जो धीरे धीरे फैलकर पूरे पौधे पर फैल जाते हैं और पौधा सूखकर नष्ट हो जाता है। इस रोग के लगने पर पौधों पर रिडोमिल MZ की उचित मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। लीफ रोल
आलू के पौधों पर लगने वाले इस रोग को पत्ती मुंडल के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग के लगने पर पौधों की पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ने लगती हैं, जिन्हें छूने पर ही पत्तियां टूटकर गिर जाती हैं। इस रोग के लगने पर पौधों पर एंडोसल्फान की उचित मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। कठुआ कीट, ये एक कीट रोग है जिसका लार्वा आलू के पौधों को जमीन की सतह के पास से काटकर नष्ट कर देते हैं। इस रोग के लार्वा पौधे को रात के वक्त काटते हैं। इस रोग के लगने पर पैदावार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों पर मेटारिजियम की उचित मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। और हड्डा बीटल का रोग कीट के कारण लगता है। इस रोग के कीट लाल, पीले और काले रंग के होते हैं। ये कीट पौधे की पत्तियों को खाकर पौधों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। पत्तियों के खाने से पत्तियां जालीदार दिखाई देने लगती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए खेत में ब्यूवेरिया के मिश्रण को डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।